हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफआईआर की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की। देखिए, सीआरपीसी में एफआईआर को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। यानी कि अगर हम बात करते हैं सेक्शन 154 की, तो वहां से एफआईआर को इन्फर किया गया है, लेकिन एज सच डिफाइन नहीं है। और ये प्रीलिम का भी क्वेश्चन बन जाता है कि एफआईआर कहाँ पे डिफाइन है, और सपोज कई सारे सेक्शन के साथ सेक्शन 154 भी दे दिया गया है, तो आपको वो टिक नहीं करना है क्योंकि डिफाइन यहाँ पे नहीं है। हम हमेशा इन्फर करते हैं सेक्शन 154 से। हमने 1 से 153 सीआरपीसी कर लिया है, और आप प्लेलिस्ट सीआरपीसी में प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो आगे बढ़ते हैं एफआईआर की तरफ। एफआईआर सेक्शन 154 बात करता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, यानी कि एफआईआर किससे रिलेट करेगी? कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही। और सेक्शन 2 ऑफ सी में हमने डिफाइन किया है, पढ़ा है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को, कि अरेस्ट करने की पावर मिलती है विदाउट वारंट, और शेड्यूल में भी डिफाइंड है कैटेगरी की कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल कौन से हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सेक्शन 154 में किन किन चीजों का जिक्र है, जिससे ये हमने प्रोविजन निकाला है एफआईआर का। यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपने कोई भी ऑरली, अगर पुलिस ऑफिसर को आप कोई इंफॉर्मेशन देते हैं ऑरली, और वो पुलिस ऑफिसर उसे एक रिपोर्ट तैयार करता है, यानी कि रिटन रिपोर्ट जो भी रिसीव करता है पुलिस ऑफिसर, और उसको इंफॉर्मेंट और पुलिस ऑफिसर दोनों साइन करते हैं, तो वो होगी एफआईआर। यही सेक्शन 154 में है। आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, मीनिंग रिटन रिपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, रिटन रिपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर ने उसको रिसीव किया, किसके रिगार्डिंग? कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग, और दोनों ने साइन कर दिया। ये होती है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि वो रिपोर्ट जो पहली इंफॉर्मेशन पे बेस है। सो सेक्शन 154 में हमने ये सारे प्रोविजन पढ़े, और इसमें एक पॉइंट उठता है कि क्या पुलिस ऑफिसर को, सपोज आप कुछ इंफॉर्मेशन देने गए, आपने कहा कि मुझे एफआईआर लिखवानी है, तो क्या सामने वाला यानी कि पुलिस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है? इज पुलिस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड? इज पीओ बाउंड टू टेक एफआईआर? क्या वो बाउंड है कि उसे एफआईआर लिखनी पड़ेगी? क्या वो उसे मना नहीं कर सकता? तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। मैं आपको ब्रॉडली बताऊं तो इसका आंसर होगा यस, वो ड्यूटी बाउंड तो है, लेकिन इसके रिगार्डिंग बहुत केसेस में डिस्प्यूट हुआ कि क्या वो ड्यूटी बाउंड है, क्या वो कुछ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी अपने तरीके से करवा सकता है टू असरटेन द ट्रूथफुलनेस ऑफ द केस, कि क्या उस केस में कोई सच्चाई है कि एफआईआर लिखी जाए, या दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि वो ये पता लगाने के लिए कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नहीं, तो उसके केस में भी कुछ इंक्वायरी करवाए, क्योंकि ये होती ही एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में है। सो इसीलिए ड्यूटी बाउंड वो है। लेकिन इसके रिगार्डिंग मैं आपको 3 केस बताती हूँ। सबसे पहले केस है रमेश कुमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया कि नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कर सकता है थोड़ी बहुत कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ भी है या नहीं। और सेकंड केस है भजन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1992 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कहा गया कि नहीं, उसे एफआईआर तो रजिस्टर करनी ही पड़ेगी। इस केस में ये कहा गया, एक पॉइंट को लेके आए कि देखिए, हमने देखा कि अरेस्ट करने की पावर मिलती है विदाउट वारंट। अब आपने सेक्शन 40 के 1 सबसेक्शन के ए पार्ट में पढ़ा कि वो अरेस्ट करता है, लेकिन किस इंफॉर्मेशन पे? जहां पे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल इंफॉर्मेशन, वो वर्ड वहां पे यूज किए गए हैं। और यहाँ पे आप जब सेक्शन 154 को ओपन करते हैं, तो आप स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं एवरी इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर हम उस सेक्शन से रिलेट करें, हमने क्यों किया पहले ये जान लीजिए। क्यों किया? क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और वहां पे अरेस्ट विदाउट वारंट है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस में
बिना वारंट के अरेस्ट करते हैं, इसलिए मैंने इनकी एनालॉगी आपको बताई है। यहाँ पे तो है एवरी इंफॉर्मेशन, वहां पे है सेक्शन 41 के 1A में है कि इंफॉर्मेशन कौन सी, क्रेडिबल, जिसपे आप विश्वास करते हैं, रीजनेबल, ये सब वर्ड यूज हैं। यानी कि FIR लिखने के लिए तो बाउंड है, और अरेस्ट जो करते हैं वो वहां पे आपको वो सारे जो मार्क्स हैं यानी कि क्रेडिबल, वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन FIR एवरी इंफॉर्मेशन यानी कि FIR तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, किसे, पुलिस ऑफिसर को। तो इस केस में ये बात की गई। लेकिन फिर आया 2013 में एक केस, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP। 5 जज बेंच की इस केस में एक गाइडलाइन तैयार की गई रिगार्डिंग सेक्शन 154। प्रीलिम्स के हिसाब से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि पूछ लिया जाता है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP के पॉइंटर्स, 5 पॉइंटर्स हैं, इसमें गाइडलाइन है किसमें आप FIR बाउंड हैं लिखने के लिए और नहीं। तो यहाँ पे CJI उस टाइम सकासीबम थे और 5 जज बेंच थी, और उन्होंने ये डिसीजन डिलीवर किया था। मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट्स बता देती हूँ, बाकी मैं CRPC के जब केसेस उठाऊंगी तब मैं आपको सारे केसेस में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगी। इसमें कहा गया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 इफ, ध्यान रखिएगा, इफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेज कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर इंफॉर्मेशन से लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, then you are duty bound to take FIR, to register it, and then no preliminary inquiry is permissible in such cases। तब आप इंक्वायरी नहीं करवा सकते अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस आप डिस्क्लोज हो जाता है, पता चल जाता है, ठीक है। अगर इंफॉर्मेशन, सेकंड पॉइंट में आया कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज करती कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन लगता है कि इमीडिएट इंक्वायरी है, बट इंडिकेट द नेसेसिटी फॉर एन इंक्वायरी दैट वेदर कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड और डिस्क्लोज्ड और नॉट, देन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में बी कंडक्टेड। ये सेकेंड पॉइंट था। और इसके बाद इसमें एक कैटेगरी बताई गई केस में कि ये कैटेगरी होगी जहां पे आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवा सकते हैं, जैसे कि मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस के केस में, कॉमर्शियल ऑफेंसेस में, मेडिकल नेग्लिजेंसेस के केसेस में, करप्शन के केसेस में, और केसेस जहां पे एबनॉर्मल कुछ डिले हो रहा है रिगार्डिंग इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ललिता कुमारी का केस था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अच्छी तरह से गाइडलाइन जो है वो बताई गई कि FIR जो है वो लिखी जाएगी या नहीं, किन केसेस में नहीं, किन केसेस में इंक्वायरी है, किन में नहीं है, ये सारा जो है प्रोविजन इसमें ललिता कुमारी में मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं ललिता कुमारी के सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह समझा दूंगी, ताकि अगर ये मेंस का क्वेश्चन भी अगर यूं का यूं आ जाता है तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें 5 पॉइंट्स और कुछ गाइडलाइंस हैं, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। देखिए, वैसे भी जो हम कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन FIR से पहले आप करवाना चाहते हैं कि रिगार्डिंग हुआ है या नहीं, तो इन्वेस्टिगेशन तो वैसे ही पोस्ट FIR स्टेज है, क्योंकि वो FIR के बाद ही होती है, उससे पहले आप वैसे भी नहीं करवा सकते हैं, तो इसीलिए ये गाइडलाइन तैयार की, ठीक है। देखिए, उसके बाद ये थर्ड और फोर्थ में मैंने आपको स्टेट ऑफ हरियाणा और भजन लाल वाला केस और रमेश कुमारी का केस और आपको ललिता कुमारी का केस बता दिया है। 3 केस बेहद इंपॉर्टेंट हैं इस प्रोविजन में, ठीक है। नेक्स्ट 5th पॉइंट आता है मल्टीपल एंड क्रॉस FIR। कई बार 2 या 4 मार्क में पूछ लेते हैं कि डिफाइन कीजिए मल्टीपल FIR क्या है और क्रॉस FIR क्या है। देखिए, मल्टीपल FIR नाम से सजेस्ट हो रहा है मल्टीपल, कई सारी FIR लॉन्च हो गई हैं, उन्हें कहते हैं मल्टीपल FIR। तो कौन सी हम लेंगे? वो लेंगे जो रिटर्न में होगी, यानी कि आपने इंफॉर्मेशन जो सब्सिक्वेंट होगी ना इंफॉर्मेशन, उसको आपने पुलिस ऑफिसर ने रिटर्न में उसकी रिपोर्ट बनाई, वो इंफॉर्मेशन हम FIR रजिस्टर करेंगे, मानेंगे, ठीक है। और इसी के साथ है क्रॉस FIR। क्रॉस FIR
यानी कि ए और बी हैं, वो बी के खिलाफ सपोज गया है पुलिस ऑफिसर में कि बी ने ऐसे ऐसे ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस मेरे खिलाफ कमिट हो गया है ये वो, लेकिन पता चलता है कि बी ने भी पहले से ही उसके खिलाफ ही कॉग्निजेबल ऑफेंस का एफआईआर करवा रखा है, उस केस को कहते हैं क्रॉस एफआईआर, यानी कि अपोजिट पार्टी ने ही पहले से करवा रखी है, वो होगी क्रॉस एफआईआर। ठीक है, तो ये हो गया। 6th पॉइंट है डिले इन एफआईआर। एफआईआर डिले किस सिचुएशन में हो सकती है? 2 सिचुएशन में। एक, विक्टिम का पार्ट हो सकता है, यानी कि सपोज मैं विक्टिम हूं, मेरा पार्ट हो सकता है कि मैं एफआईआर रजिस्टर करवाने ही नहीं जा रही हूं। ठीक है। सेकंड पार्ट क्या हो सकता है? पुलिस ऑफिसर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर नहीं करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत ज्यादा पुलिस ऑफिसर पे बनता है कि आपने क्यों रजिस्टर नहीं की, क्या मेलाफाइड इंटेंशन रही होगी पुलिस ऑफिसर की। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ये पुलिस ऑफिसर के खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है, डिले में, क्योंकि फिर उसे जवाब देना पड़ता है कि क्यों नहीं की, या क्या रीजन रहा, आपकी कोई इंटेंशन मेलाफाइड तो नहीं थी। तो उस केस में पुलिस ऑफिसर का बीओपी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसे वो आंसरेबल होगा फिर। लेकिन विक्टिम का पार्ट आप देखिए, विक्टिम किस सिचुएशन में डिले करवा सकता है? देखिए, वैसे तो डिले पूछा जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है, सपोज रेप के केसेस में जो लड़की है वो थोड़ा सा डिले कर देती है, क्योंकि वो ऑफेंस ही ऐसा है, थोड़ा उसमें जो सोसाइटी का स्टिग्मा है उसे सोचा जाता है कि क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मैं जाऊं, मतलब सोसाइटी क्या सोचेगी। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े उसके माइंड में आ सकते हैं। तो ये केस भी है गुरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में डिले हो गया था एफआईआर में, तो वो आंसरेबल जब विक्टिम से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों, तो वो उसने बताया कि टू प्रिवेंट स्टिग्मा ऑफ सोसाइटी, ये वो। तो वहां पे वो जो आप उससे कंसीडर कर सकते हैं कि डिले क्यों हुआ। ठीक है, तो मैंने 2 जो बताए, जो पुलिस ऑफिसर का पार्ट है वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, बजाय विक्टिम अगर डिले करता है तो। लेकिन विक्टिम को भी डिले नहीं करना चाहिए, प्रोविजन ये है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एफआईआर ऑन टेलीफोन, यानी कि सपोज इंफॉर्मेशन आप टेलीफोन पे देते हैं कि पुलिस ऑफिसर को कि देखिए ऐसे ऐसे कमिट हो गया है, तो हाँ वो लिखी जा सकती है, लेकिन आपको बाद में जाके उसे साइन करके आना पड़ेगा। तब तो वो लिख ली जाएगी फोन पे, लेकिन उसके बाद जाके आपको रजिस्टर करवा के उसको देख के कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ और साइन करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ आप करवा सकते हैं, यस आएगा बिल्कुल। उसके बाद है 0 नंबर एफआईआर। देखो 0 एफआईआर आपने बहुत बार पढ़ा है, क्या होता है। ठीक है, तो निर्भया के केस में भी आपने देखा 0 एफआईआर, उनकी जुरिस्डिक्शन है, मेरी नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ 0 एफआईआर सिंपल वर्ड्स में जुरिस्डिक्शन के बाहर जो एफआईआर रजिस्टर होती है उसे 0 एफआईआर कहते हैं। 0 एफआईआर का मतलब नाम ही क्यों पड़ गया? देखिए, जो पुलिस ऑफिसर है उनके पास एक केस डायरी होती है, वो 1/ जो ईयर चल रहा है, सपोज 2021 चल रहा है, तो वो लिख देते हैं 1 ऐसे करके /2021, ऐसे सीरीज में चलती है। लेकिन यहाँ पे उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो दैट्स वाई वो क्या करते हैं 0 बटे में और बाय में और 2021 उन्होंने कर दिया। ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं वो, इसलिए इसको 0 एफआईआर कहते हैं, क्योंकि वो उनका जुरिस्डिक्शन तो है नहीं। बाद में वो ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, जिसकी जुरिस्डिक्शन है उन्हें बता सकते हैं, लेकिन आप ड्यूटी बाउंड हो, आपको लिखनी होगी चाहे जुरिस्डिक्शन हो चाहे ना हो। इसीलिए इसका नाम 0 एफआईआर लिखा है, क्योंकि वो उनके रिकॉर्ड में फिर नहीं रहती ना, क्योंकि वो ट्रांसफर हो जाती है बाद में, जिसकी जुरिस्डिक्शन है वही उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको लिखनी पड़ती है 0 एफआईआर, ध्यान रखिएगा। 9th पॉइंट है अनसाइंड एफआईआर। एफआईआर तो हो गई, उसके बाद साइन नहीं किया। देखिए उसकी कोरोबोरेटिव वैल्यू जो होती है, कोरोबोरेट करने की, यानी कि किसी केस में आप एविडेंस में ये जो वर्ड्स हैं ये पढ़ेंगे, कोरोबोरेशन, कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि कोरोबोरेट यानी कि एक आप चीज बता रहे हैं, उसको सहायता मिल गई उस चीज से कि हाँ ये ठीक बात है, तो उसे कोरोबोरेशन वैल्यू कहते हैं। और कॉन्ट्राडिक्ट होता है
कि ये चीज है, इससे अपोजिट बोल ली थी, ये कॉन्ट्राडिक्ट होता है। कोरोबोरेटिव होता है टू हेल्प, टू एड, टू एडवाइज, टू एड, मतलब उसको सॉरी एडवाइस नहीं, टू एड, उसको सहायता मिलेगी जो चीज कह रहा है कि हाँ देखो ये भी हुआ था, वो भी हुआ था, ये कोरोबोरेशन होती है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वो इफेक्ट हो जाती है, तो आपको बाद में साइन करवानी चाहिए, उसे अनसाइन नहीं छोड़ना चाहिए, आप साइन जरूर करें। लास्ट पॉइंट एफआईआर के ऊपर आता है, एफआईआर एज एविडेंस। एविडेंस एक्ट में भी आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको वैसे बता देती हूँ। एफआईआर जो है कॉन्ट्राडिक्ट भी के लिए यूज की जा सकती है और कोरोबोरेशन के लिए भी की जा सकती है। सपोज अगर एविडेंस लिए जा रहे हैं तो आप ये प्रोविजन कह सकते हो कि एफआईआर लिखवाई थी और देखो ये ट्रांजैक्शन में ही रही है। ठीक है, वो एड कर सकती है क्या, एफआईआर। डाइंग डिक्लेरेशन के केस में ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जैसे विक्टिम है वो मर जाता है बाद में, तो वो जो एफआईआर उसने लिखवाई थी वो एड करती है, हेल्प करती है उस केस में, इसीलिए इसकी कोरोबोरेशन वैल्यू होती है। ठीक है, ये सेक्शन 157 एविडेंस एक्ट में आप पढ़ेंगे कोरोबोरेशन के बारे में। और एफआईआर एज अ कॉन्ट्राडिक्शन भी यूज हो सकती है सेक्शन 145 में। ठीक है, उसके बाद देखिए इस सेक्शन में कुछ सेक्शन लिए गए हैं आईपीसी के जो वुमेन ओरिएंटेड, वुमेन के अगेंस्ट जो ऑफेंस हो रहे हैं, जैसे 326 है, 376 है, और कुछ ऐड किए गए हैं 376, ये 2000 की अमेंडमेंट है, 376 ए बी और डी ए डी बी ये ऐड हुए हैं। तो ये कुछ सेक्शन आप देख लेना कौन कौन से इसमें आएंगे, क्योंकि ये थोड़े से आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेनली 3 हैं, 326, 354, 376 रेप के केसेस। तो इन केसेस में क्या होता है, वुमेन पुलिस ऑफिसर वहां पे होनी बहुत जरूरी होती है, मेनली इसमें ये कहा गया है। और अगर फिजिकली मेंटली डिसेबल है तो उसके घर पे जाके आपको पुलिस ऑफिसर को जाना होगा और लिखनी होगी। और वहां पे कोई सोशल एजुकेटर एनजीओ वगैरह से भी आ सकते हैं और इंटरप्रेटर भी हो सकते हैं। अगर कोई डिसेबल है तो वहां पे इंटरप्रेटर की तो जरूरत पड़ेगी, तो वो भी वहां होगा। और ध्यान रखिएगा ये सब चीजें वीडियोग्राफ भी होंगी, ये प्रोवाइजो में है। ABC है जो रिकॉर्डिंग होगी इन्फॉर्मेशन की, वो वीडियोग्राफ होगी। किस केसेस में, वुमेन के जो ऑफेंस हैं अगेंस्ट वो, और मेंटली फिजिकली जो डिसेबल है वो। ठीक है, और सी में है जो प्रोविजन की 164(5)A में, यानी कि हम जब आगे पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि वहां पे कन्फेशन भी होती है और स्टेटमेंट भी होती है, तो ये स्टेटमेंट उसमें भी आती है, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स में, क्योंकि ये स्टेटमेंट हो गई इसीलिए। उसके बाद सेकंड भी अगला पॉइंट बोलता है, सेकंड पॉइंट सॉरी, जो कॉपी है एफआईआर की वो इन्फॉर्मेंट को फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, थर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्या कहता है, देखिए, अगर मना कर देता है कोई एफआईआर लिखने से तो आप एसपी के पास भी जा सकते हैं अपनी एफआईआर को रिकॉर्ड करवाने। ये कहता है 154 का सब सेक्शन 3। ठीक है, और उस ऑफिसर के पास ज्यादा पावर होंगी कि वो उसको बोल सकता है, खुद रिकॉर्ड कर सकता है कि चलो भैया आप एफआईआर इस पर्सन की लिखो। ठीक है, तो ये पावर है। मतलब थर्ड में एक तरह से ले लीजिए कि अगर 1 का प्रोविजन डिनाई हो जाता है तो रेमेडी क्या होगी, ये थर्ड में है कि एसपी के पास गए, एसपी या तो खुद लिख लेगा या सबऑर्डिनेट जो है पर्सन उसको बोलेगा भाई इसकी एफआईआर लिखो। तो रेमेडी आप थर्ड के आगे लिख सकते हैं, रेमेडी ऑफ 154 का सबसेक्शन 1 का रेमेडी है एक तरह से। ठीक है, सो एफआईआर हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इसको बेरेट से अच्छी तरह पढ़िएगा, आपको ये सारा समझ में आएगा। और मेरे तकरीबन मेंस के क्वेश्चन बताई दिए हैं, और ललिता कुमारी केस को मैं अलग से करवाऊंगी बहुत अच्छी तरह से। सो थैंक यू।